हरे कृष्णा एंड जय हिंद टू एवरीवन। आज हमारे साथ सत्या नारायण जी हैं। और जैसा कि इनका नाम है वैसी की ही इनकी पर्सनैलिटी भी है। और मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि सत्या जो है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है और इसको बीएसएफ अलॉट हुई है। मार्क्स की बात करें तो 155.91 इन पेपर वन, 83 इन पेपर टू एंड इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर है 104। और सत्या मेड इट इनटू द लिस्ट और बीएसएफ के साथ हम दोनों साथ में ही ट्रेनिंग करेंगे, सत्या और मैं। तो एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए व्यूअर्स के लिए। सत्या, प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ। मैं अपने इंट्रोडक्शन में बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे। तो कैंट के इन एंड अराउंड में हमेशा कैंट के पास ही में रहा। हमेशा मैंने देखा यूनिफॉर्म स्टार्स, बहुत पहले से बचपन से ही देखा है। तो उस तरफ अट्रैक्शन के लिए मुझे कोई और वजह ढूंढने की जरूरत नहीं थी, बचपन से ही मेरे दिमाग में था। उसके बाद मैंने 12th से ही एनडीए देना शुरू किया। एनडीए मैंने रिटर्न हर बार क्लियर किया, लेकिन एसएसबीज नहीं हो पाई। फिर उसी को माइंड में रखते हुए कि मुझे आर्मी में जाना है, ऑफिसर बनना है, मैंने ग्रेजुएशन की, बीएससी की। उसके बाद मैंने सीडीएस एंट्री से मल्टीपल, लगभग 7 रिटर्न दिए, 5 इंटरव्यूज दिए। आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर देम। तो उसके बाद सीएपीएफ के बारे में बहुत लेट पता चला। स्टार्टिंग अटेम्प्ट से मुझे पता नहीं था ऑल अबाउट आर्मी, और आर्मी में जाना है और ये सब था। जब मुझे पता चला तो मैंने एक अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट था ये मेरा, जिसमें मेरा अभी एक क्लियर हुआ है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बरेली में आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ज्यादा फोर्सेस के तरफ जाने के लिए ज्यादा वो चाहिए की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, बस है, अब काफी अटेम्प्ट्स के बाद मैं अब यहाँ पहुंचा हूँ कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है। राइट। सत्या, जैसे कि आपने बताया कि आपने 7-8 एसएसबी का अटेम्प्ट दिए बट आप नहीं हो पाए, बट डेफिनेटली जितना मैं आपको अभी तक जाना हूँ, मैं तो यही कहूंगा कि व्हाट पर्सनैलिटी आई कैन सी ऑफ योर्स, वो मुझे लगता है एसएसबी ने ही शेप करी है। और काफी ग्रूम्ड इंसान हो आप। मैं स्पेशली व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जितने भी 2022 में सिलेक्ट हुए हैं, आई कैन लिटरली से कि सत्या इज अमंग द बेस्ट। ही इज इन द टॉप इंस्टेड, आई वुड से। और मैं काफी खुश हूँ कि मेरे साथ ही ट्रेन करेगा ये। और मेरे लिए भी वन ऑफ द इंस्पिरेशन है सत्या। चलिए, व्यूअर्स के लिए आते हैं हम। जो हमारी जनता है मेन, वो सीएपीएफ के लिए अगर हम ऐसे देखें कि वो एक नई जनता है और वो अभी ही उसको एग्जाम के बारे में पता लगा है, वो इस एग्जाम को लिखने के लिए आती है, तो उनके लिए लेट्स ब्रेक डाउन दिस पेपर। सो सत्या, व्हाट इज पेपर वन? थोड़ा पेपर वन के बारे में बताइए हमें। पेपर वन एक बेसिकली एक पूरा, मतलब सारी जनरल नॉलेज, सारी जनरल आपकी जितनी भी नॉलेज है उसका एक टेस्ट है। क्योंकि एनडीए दिया तो उसमें मैथ्स था, मैं मैथ्स इंग्लिश से पार कर गया। सीडीएस में मैथ्स इंग्लिश से पार कर गया। लेकिन सीएपीएफ को आप सिर्फ मैथ्स इंग्लिश से पार नहीं कर पाओगे। तो राइट। सीएपीएफ एक डिफरेंट, इसको यहाँ लिंगो में कहते हैं, मिनी आईएएस भी कहते हैं। तो सीएपीएफ में क्या है, आपको सब चीजें करनी पड़ेगी। सब चीजों का एक सिस्टमैटिक वे है। आपको हिस्ट्री करनी पड़ेगी, आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, आपको इंग्लिश, राइटिंग एबिलिटीज। एक ऑलराउंड एक पेपर है। तो मिनी आईएएस इसके लिए एक परफेक्ट वर्ड है। पेपर वन, अब डीपली हम इसमें जाएंगे अगर, तो पेपर वन के जो सोर्सेज जो मैंने जिनको फॉलो किया है, हम्म। क्योंकि यहाँ मैथ्स इंग्लिश तो आपके सिर्फ काम आने वाली नहीं है। तो राइट। आपको एक साइंस, 9th 10th की साइंस आपको परफेक्टली, मेरे हिसाब से आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने अच्छे से याद करी थी, लेकिन मैंने उसका खामियाजा भी भुगता है। मैंने उतना स्कोर नहीं किया साइंस में। मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स करी क्योंकि मैंने अच्छे से उसको प्रिपेयर नहीं किया। हम्म। 9th 10th की साइंस, 11th की जियोग्राफी, जिसमें आपको फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी को आप पढ़ सकते हैं सिर्फ। और 12th में हिस्ट्री, जिसको आप पढ़ लें तो वो सफिशिएंट होगा। बाकी आप मैथ्स और रीजनिंग के जो अपने 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको बनाना पड़ेगा। और पेपर वन में फिर एग्जीक्यूशन की बात भी आती है। कई बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत
नॉलेज गैदर कर लेते हैं, लेकिन जब वो पेपर देने जाते हैं यूपीएससी का खासकर, वो वहाँ वर्डिंग में फंस जाते हैं। कभी नॉट नहीं पढ़ा, कभी करेक्ट नहीं पढ़ा, कभी इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, कभी कुछ, कभी ऑप्शंस में घूम जाते हैं, बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं। तो राइट। एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गाइडेंस ले लीजिए किसी की भी, और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन एक डिफरेंट पार्ट है। स्ट्रेटजी मतलब आप प्रिपरेशन करते हैं वो अपना 60% है, 40% है कि आप ऑन द गिवन डे क्या एग्जीक्यूट करेंगे पेपर वन में। और पेपर वन काफी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे पेपर वन में 2020 वाला, तो मैंने पेपर वन में 120 मार्क्स थे। हम्म। और नॉलेज वही थी, सब कुछ वही था, एग्जीक्यूशन बहुत थोड़ा वीक हो गया था, इतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया था। थोड़ा मैंने किया, अपने आप को थोड़ा पॉलिश किया, नेक्स्ट बार में मैंने 156 से स्कोर कर दिया। और यहाँ और भी स्कोप है वैसे, आगे पेपर वन में और स्कोप है, अगर आप और अच्छे से करेंगे। हम लोग तो बस एक एग्जाम्पल्स हैं, आप हमसे अच्छा कर सकते हैं। राइट, राइट। अच्छा सत्या, आपने जैसे हिस्ट्री का बताया, ज्योग्राफी का भी बताया और साइंस का भी बताया, थोड़ा सा इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और एक दो चीजें जो और रह गई पेपर वन में स्पेशली, उसका भी सोर्स बता दीजिए फॉर द व्यूअर्स। एनवायरनमेंट के लिए तो एनसीईआरटीज में है, ट्वेल्थ के 2 चैप्टर है, वो उसको आपको एनवायरनमेंट के लिए पढ़ लें। और अपना पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी, राइट। लेकिन मैंने उसको ज्यादा डीप हार्ट, मतलब मैंने दिल में नहीं उतारा है, मैंने बस उसको रीड किया है। तो उससे मेरे बन गए थे क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने बहुत ग्रेजुअली किया है। मैंने एकदम से इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है, लोग कहते हैं कि हाँ वो ये साइंस है या सूडो साइंस है, मगर इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है, तो आपको उसको साइंस की तरह पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने पहले एनसीईआरटी करी 11th की, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहले अलग अलग एनसीईआरटी आती थी, इंट्रोडक्टरी टू हम्म। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी शायद चेंज हो गई है। हम्म। तो वो मैंने पढ़ी थी अलग अलग, उनको समझा था, नोट्स बनाए थे। और इकोनॉमिक्स मैंने वहीं से करी थी, मैं ग्रेजुअली करी थी, मैंने उसके क्वेश्चंस भी करे थे इकोनॉमिक्स के। और इकोनॉमिक्स एक बार आपको समझ में आ गई तो आप जल्दी उस, मतलब जल्दी भूलते नहीं है, वो एक एक तरह की एक साइंस है, तो उसको आप जल्दी दिमाग से नहीं जाएगी आप। ठीक है, तो सत्या, हम देख सकते हैं कि आपने हायर एनसीईआरटीज में ही रिलाई किया मेनली। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए क्या एक सोर्स रह सकता है बच्चों के लिए, और कितने महीने का करंट अफेयर्स करें? अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए मैं खासकर अपनी ये गलती भी मानता हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर्स डेली रीड नहीं किए। हम्म। मैंने कभी भी न्यूज़पेपर्स को डेली फॉलो नहीं किया। मैंने मंथली मैगजीन्स देखी। अ, और आर एंड में जब पेपर आया तो लास्ट मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स फॉर सीएपीएफ लास्ट 6 मंथ्स इज इनफ। तो आप विजन की उठा सकते हैं, आपको मन है तो कोई और, लेकिन यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं, और काफी करंट अफेयर्स वहां से कवर हो जाएगी। पर्सनली मैंने तो मंथली मैगजीन्स और वो अपनी 6 मंथली हाफ ईयरली मैगजीन्स ही करी थी, उससे राइट। एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है। तो ये पेपर वन हो गया। सत्या, थोड़ा पेपर टू के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, और स्पेशली ये बताइए क्या कंपोनेंट्स हैं पेपर टू के, और कितने कितने मार्क्स आप कहाँ से खींच सकते हो। अच्छा, पेपर टू के लिए मैं ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 2022 का जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरे अराउंड 98 मार्क्स थे। हम्म। तो इस बार मेरे 83 रह गए। तो क्योंकि जब 98 आए तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि पेपर टू में बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसे बहुत अच्छा लिख सकता हूँ ये मैं, और मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की। हम्म। तो उस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, इस वाले अटेम्प्ट में मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत कम रह गए, और एंड में मुझे खामियाजा भी भुगतना बिल्कुल पड़ ही चुका है, बिल्कुल लास्ट में आ गया मैं। तो उस पेपर टू के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफी पेपर को, मतलब 2 बार दिया है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ। पेपर टू में आपको पहले तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, गाइडेंस होना जरूरी है, क्योंकि आपको कोई, आपके पास एक बंदा या 2 बंदे होने चाहिए जिसको आप दिखाओ कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। कहीं अपने ही मन राइट। में अच्छा मान लिया, नहीं अपने ही आपसे जज कर लिया कि हम बहुत अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वहां से आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो
सबसे पहले ऐसे अपने 4 ऐसे आते हैं 20 मार्क्स ईच। फिर आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, उसके बाद प्रेसी और ग्रामर सेक्शन है। तो जितना मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है वो ये है कि एक तो आपको ऐसे को स्ट्रक्चरिंग, ऐसे की बहुत अच्छी स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। आराम से स्ट्रक्चर करना है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, आपको हर व्यू लेना है, अदर साइड ऑफ व्यू। लोग कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट में आपको दोनों साइड ऑफ व्यू चाहिए, ऐसे में हम्म। आपको कम से कम 4-5 व्यू चाहिए, मतलब 4 या 5 डायमेंशन होनी चाहिए। एक ही डायमेंशन से ऐसे को प्लेन ऐसे नहीं लिखना है, मसाला डोसा टाइप ऐसे लिखना है। तो 5 टाइप डायमेंशन, 5-6 डायमेंशन होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन अच्छे से जो कंक्लूड बहुत अच्छे से करो, पूरा कंक्लूड, ज्यादा बड़ा नहीं, 4-5 लाइन में पूरा मसाला अपना जितना भी ऐसे में लिखा है वो अच्छे से कंक्लूड कर दो, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इसने जो लिखा है वो ये समझता भी है, अंडरस्टैंड भी करता है। तो उसके बाद ऐसे फिर उसमें अगर आप लिखना चाहो कोट, कोई अच्छा सा कोट किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का, अगर आपको, मेरी एक ट्रिक थी, अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी का कोट उस टाइम आपको याद नहीं आ रहा है, कुछ भी दिमाग में ब्लैंक हो, तो अपने अनुसार बना लो, या हम्म। ब्लैंक स्पेस छोड़ के जाओ लास्ट टाइम तक, जब जब तक पेपर खत्म होगा। अगर कुछ बना सकते हो अपने दिमाग से तो बनाओ, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली छोड़ने से तो अच्छा ही है कि आप लिख दो। हम्म। लेकिन ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ से बोल दूं और आपको एग्जाम कल हो और आपका कर लो, तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां हम जाके ओरिजिनलिटी ही थोपेंगे। तो ओरिजिनलिटी डेवलप करने में जो मैंने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, 3 मंथ्स तो लगेंगे। आपको 3 मंथ्स तो लगेंगे पेपर 2 में, तो 3 मंथ्स तो देने हैं। गाइडेंस होनी चाहिए, किसी को दिखाओ क्या लिखा है, इतना अच्छा शेप अप होगा। शोभित एक एग्जाम्पल है, शोभित ने पेपर 2 में, हम मतलब ये मैं ये बायसनेस है थोड़ी, बरेली में टॉप किया है। डिस्पाइट मैंने 98 स्कोर किया तो मेरे 83 हैं, और मैं कईयों को जानता हूँ बरेली में जिनके किसी के 81, 78, 75 भी, लेकिन शोभित के 95 है। अलो अब बिल्कुल हायर 90s में है। तो वो दिखाता है कि उन्होंने किस तरह पॉलिश किया, मतलब। और हम लोग जैसे बिना विदाउट गाइडेंस वाले तो हम थोड़ा रह गए। सब जानते हुए भी मैं विदाउट प्रैक्टिस या विदाउट गाइडेंस धोखा खा गया। तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट में आपको बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। लोग कहते हैं कि, मतलब कहीं पे जैसे आपको फॉर लिख रहे हो या अगेंस्ट लिख रहे हो, इसमें आपको क्या करना है कि बैलेंस्ड अप्रोच को लेना है। कई बार हम रेडिकलाइज हो जाते हैं कि हम फॉर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, कभी अगेंस्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे। हम्म। अगर ऐसा ही उन्होंने लिखना, अगर ऐसा ही यूपीएससी चाहता कि हम फॉर आर्ग्यूमेंट ऐसा लिखे जब हम एक तरफ इंक्लाइंड हो, तो वो हमसे कहता कि चूज वन, फॉर या अगेंस्ट, और लिख दो। हम्म। यूपीएससी हम्म। हमेशा चाह रहा है कि दोनों लिखो, फॉर और अगेंस्ट, यानी वो दोनों तरफ से तुम्हें बैलेंस अप्रोच ही चाह रहा है। वरना वो कह देता कि फॉर लिख दो, तो बच्चा फॉर लिख देता, या अगेंस्ट लिख दो तो अगेंस्ट लिख देता। 4 पेज तो हम फिर भी भर देते। तो हम्म। यूपीएससी बैलेंस्ड अप्रोच चाह रहा है। फिर रिपोर्ट में, रिपोर्ट एक बहुत ही मतलब सिस्टमैटिक चीज है। रिपोर्ट को ऐसे नहीं किया जा सकता कि, लोग बहुत रिपोर्ट को हल्के में लेते हैं कि 10 नंबर की रिपोर्ट है और क्या हो जाएगा उसमें और ये सब वो सब, लेकिन रिपोर्ट एक सिस्टमैटिक तरीके से की जाएगी। आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक हो गया ऐसे में, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो गई आर्ग्यूमेंट में, अब रिपोर्ट में आपका सिस्टम चेक होगा कितने हम्म। सिस्टमैटिक हो, कितने सिस्टमैटिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से लिख सकते हो। तो राइट। रिपोर्ट को भी आपको करना पड़ेगा गाइडेंस के थ्रू। फिर ग्रामर सेक्शन, प्रेसी, प्रेसी में तो कॉम्प्रिहेंशन जितना मजबूत होगा, जितनी रीडिंग कर सकते हो उतना करो। जब आपको पैसेज समझ में आ जाएगा तो बिना पैसेज देके प्रेसी लिख लोगे, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। लेकिन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को भी बनाने में लोगों को काफी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि वो एक चुटकी में हो जाएगा, फिर प्रेसी हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर के लिए मैंने कुछ किया नहीं था खास, अ, वही अपना नॉर्मल चलता रहा बचपन से, तो उसके ग्रामर के लिए कुछ खास नहीं किया। राइट। राइट। अच्छा सत्या, जैसे कि पेपर 2 है, पेपर 2 अंडर द सन कुछ भी आ सकता है उसमें तो। बट मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया, मेरा ये था कि कुछ 10-12 टॉपिक्स ही होते हैं जो मेनली आते रहते हैं। बट उसके बाद भी एक दो नई नई चीजें आ जाती हैं, बट वो सबके लिए नहीं है। बट
कुछ 10 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल एक है पावर्टी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स अगर आपके दिमाग में हो जो आपने भी एडवांस में कुछ किया हो, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। टॉपिक्स जो आपको कीप इन माइंड रखने हैं, एक तो अपना, हम सिक्योरिटी फोर्सेस में जा रहे हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनल सिक्योरिटी, उससे आपके राइट। 3-4 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट, हम्म। 3-4 टॉपिक्स वहां से, जेंडर न्यूट्रल या कोई भी जेंडर डिस्पैरिटी आप वहां से कर लोगे। हम्म। उसके बाद अपना इकोनॉमी के 2-3 चैप्टर, जिसमें एक पॉवर्टी का ही है, हम्म। एम्प्लॉयमेंट को जोड़ सकते हो। ये 2-3 वहां से टॉपिक्स वहां पे कवर हो जाएंगे। और हम्म। खासकर अगर फिलोसफिकल, वैसे अभी सीएपीएफ में आया नहीं है, लेकिन जहां तक ट्रेंड जा रहा है, कहीं ना कहीं आगे जाके फिलोसफिकल आएंगे। तो हम्म। राइट। फिलोसफिकल में गुड एंड बैड, गुड एथिक्स, बैड एथिक्स और एथिकल डायलेमास, थोड़े 2-3 बस, मैं ज्यादा कुछ इस पे डीपली जाना, क्योंकि डीपली जाना पॉसिबल भी नहीं है किसी एस्पिरेंट्स के लिए, तो 10-12 टॉपिक्स हैं। और वही है, मतलब ये स्फेयर्स हैं, तो इनसे कनेक्ट कर लोगे तो आप कम से कम 30-40 टॉपिक्स हो जाते हैं। एक टॉपिक भी 4 टॉपिक्स को कवर कर लेता है। ये इतने स्पेयर्स हैं। इसमें डिफेंस फोर्सेस तो टॉप पे, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड तो पूछा ही जाएगा, चाहे इंडो चाइना पूछ ले। राइट। अब राइट। आप कहोगे इंडो चाइना, सीएपीएफ का इंडो चाइना पे क्या है, आईटीबीपी है, इंडो हम्म। पाकिस्तान पे बीएसएफ है, तो हम्म। वो पूछ लेंगे। आपके पास 5 to 6 डायमेंशन होनी चाहिए हर टॉपिक की, तो 60 to 40 ऐसे आराम से हो जाएंगे। राइट। राइट। इसका यही तरीका है, ये जो सत्या ने अभी जैसे मेंशन किया टॉपिक्स व्यूअर्स के लिए, आप सिंपली कोट्स ढूंढ सकते हो सबके लिए। और कुछ ही टॉपिक्स तो हैं यार, जयशंकर जी कितना बोलते हैं बढ़िया बढ़िया, आप उनके लिए देख लो। बाकी सुभाष चंद्र बोस होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं, इन सबके बढ़िया बढ़िया दिमाग में रह जाते हैं कोट्स। तो वैसे आप कर सकते हो। कंक्लूजन हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रहता है, बीच में हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब आ जाता है। इतना सिंपल होता है ऐसे लिखना। तो ठीक है। ऐसे के बाद एक बार थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं। सपोज आर्ग्यूमेंट राइटिंग का एक एग्जांपल लेके चलिए। जैसे कि हमारे में एक आया था कि वीडियो गेम शार्पन द माइंड। तो उसको कैसे अप्रोच करें, इंट्रोडक्शन कितना बड़ा हो, कंक्लूजन कितना बड़ा हो, और कितने अंदर पॉइंट्स लिखे जाएं। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट आया था, वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफी वीडियो गेम्स खेले हैं, तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो सीखा और जो गड़बड़ हुआ वो सब मैंने वहां लिख दिया था अच्छे अच्छे हम्म। वर्ड्स में। हम्म। तो पॉइंट्स की बात करूँ तो 5 पॉइंट्स मतलब काफी काम कर जाएंगे, मगर कभी कभी क्या राइट। होता है कि जैसे मैंने, जब ये आर्गुमेंट, जब इसमें मैं फॉर और अगेंस्ट लिख रहा था, तो अगेंस्ट में मेरे पास 3 पॉइंट्स आए कि टाइम वेस्ट हो गया, आउटडोर गेम हम्म। से फिजिकल बहुत बेकार हो गया, बच्चों का आउटडोर गेम्स में जा ही नहीं रहे हैं, वो इंडोर गेम से वीडियो गेम्स ही खेल रहे हैं। हम्म। 2 पॉइंट आगे, टाइम खराब हो गया, ही खराब हो गया, और हेल्थ खराब हो गई, 3 ही पॉइंट्स आए। हम्म। लेकिन इसके अलावा मेरे पास 4 या 5 पॉइंट्स नहीं आया था अगेंस्ट में उस टाइम, जब मैंने ये पेपर में दिया था। और फॉर में तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे थे कि टैक्टिकल हम्म। वो हो रही है। और रिसर्च, मैंने एक रिसर्च का हवाला दिया था, एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों के जो इंटेलिजेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हम्म। क्योंकि वहां पे भी आपको आखिर में जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है। वीडियो गेम्स में भी क्या है, मिशन इतनी आसानी से तो कोई पार होता नहीं है, जितने गेम्स मैंने खेले हैं। तो हम्म। उस हिसाब से लिख दोगे। लेकिन हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि अगेंस्ट में 3 पॉइंट्स आए थे, तो मैंने वो 3 पॉइंट्स ही इतने भारी लिख दिए थे कि अब मैं अगर जबरदस्ती बनाना चाहता कि 4, 5, 6, 7, तो मैं 8 भी बना सकता था। तो मैं हम्म। वो 3 पॉइंट्स ही लिख के आ गया था, मैं घबराया नहीं, मैंने कहा 3 पॉइंट्स ही मेरे इनफ थे। और यहाँ 5 पॉइंट्स आ ही गए थे फॉर में। तो बस इतना है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिखा था, मैंने कोई प्रिपरेशन तो की नहीं थी, तो मैं पहले से ओवर कॉन्फिडेंस में गया था। तो अब क्या पता मुझे आर्ग्यूमेंट में कम मिले हैं या ऐसे में कम हम्म। मिले हैं, इतना तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ कि पिछली बार जब मैंने दिया था, जब मेरे अच्छे नंबर थे, तो मैंने काफी, उस टाइम का पेपर भी काफी ट्रिकी था और पैंडेमिक हम्म। रिलेटेड था राइट। बहुत। राइट। अ, तो फिर उस टाइम हमने बहुत बैलेंस अप्रोच कर ली थी। लेकिन इस बार शायद वीडियो गेम्स में मैं थोड़ा फॉर में ज्यादा चला गया था। अ, तो अब तो पीछे देख के कोई फायदा है नहीं। लेकिन आप लोग सुधार सकते हो, जो भी हम्म। देख रहा है।
अच्छा, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए कोई पढ़ता ही नहीं है। वीडियो गेम्स के लिए क्या ही पढ़ के आएगा इंसान, कुछ करंट में नहीं होता और आपको अपना ही दिमाग लगाना है। तो ऐसे में मैं भी यही करता था कि शुरू के 2 मिनट सांस लेके आराम से सोचता था कि वीडियो गेम से क्या क्या रिलेट हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में पबजी आया, हम कॉन्ट्रा खेलते थे, मारियो खेलते थे, ये सब आया। उसके बाद कैरी मिनाटी आ गया, वो पैसे कमा रहा है भाई वीडियो गेम्स से। तो ऐसी चीजें लिख सकते हो। आजकल फीफा चल रहा है, ये सब चल रहे हैं, प्ले स्टेशन। तो आप हर चीज जो प्रैक्टिकल सोच सकते हो वो आप मेंशन कर सकते हो। और यही क्रिएटिव माइंडसेट होता है। तो ठीक है, ये पेपर 2 में इसका हो गया। बाकी रिपोर्ट राइटिंग का एक एग्जाम्पल लेके आप बता दीजिए। और मैं आपको हिंट भी दे दे रहा हूँ, जैसे कि 2022 में हम लोग ने ग्रीन एनर्जी पे एक रिपोर्ट लिखा था। तो अगर आप उससे रिलेट कर पाओ तो सही है, वरना आप अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हो कोई। अच्छा, ग्रीन एनर्जी पे जैसे रिपोर्ट आया है तो कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक, रिपोर्ट हमेशा स्पेसिफिक टॉपिक पे आता है। एज अ जर्नलिस्ट आप किसी एडिटोरियल में लिख रहे हो, उसकी तरह आपको रिपोर्ट लिखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मल या अपनी कोई भी लिंगो कुछ भी हम्म। बोल दिया वहां पे। तो राइट। बहुत ही फॉर्मल लिखनी है, बहुत ही सावधानी से लिखनी है। ऐसे में चल जाता है कि आपकी कैसे भी वो कैप थी या कैसे भी आपने स्ट्रक्चर किया था, जैसे तैसे। लेकिन रिपोर्ट में बहुत ही वो होश में रह के और बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। तो आराम से अपना फॉर्मेट तो आपको सबको रिपोर्ट का पता ही है। और वरना नहीं पता है तो पहले से पढ़ के जाएं कि मतलब टाइटल थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आप डेली न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि हाँ टाइटल कैसा होना चाहिए किसी रिपोर्ट का। हम्म। उसके बाद प्लेस तो वहाँ पे लिखने को मना ही करते हैं, डेट डाल दीजिए। और उसके बाद उसी तरह स्ट्रक्चर कीजिए। सारे WH जितने भी अपने W फैमिली है, व्हाट व्हेन हाउ और सारे वो वाई, वो सब उसमें आंसर होने चाहिए। ऐसा हम्म। लगना चाहिए कि आपने किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखा है और जो पढ़ने वाला है उसे वो सारी इंफॉर्मेशन उतनी ही रिपोर्ट से पा गया है, उतने ही वर्ड से पा गया है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिख दिया और आधी इंफॉर्मेशन उसे मिली ही नहीं और उसको उसके लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। कोई राइट। डब्ल्यू छूट गया, कोई वर्ड छूट गया या वाई छूट गया या वैन छूट गया या वेयर छूट गया, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो इतना कवर कर लोगे, सारे W फैमिली कवर कर लोगे, हाउ कवर कर लोगे, तो रिपोर्ट हो जाएगा। और बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कहूंगा, लेकिन उसी भाषा में लिखिए। डरने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ थोड़ा फॉर्मल। मेरे को ये लगता है, मेरा ये एक गलत परसेप्शन भी हो सकता है कि रिपोर्ट ही एग्जामिनर को बताएगी कि हाँ ये लड़का कितना फॉर्मली कितने पानी एजुकेटेड में है, है। कितना कितना पानी में है। बाकी ऐसे में तो पूरी कहानी लिख देंगे, आर्गुमेंट हम्म। में अपनी कहानी लिख देंगे। हम्म। रिपोर्ट में फॉर्मल में आना है बिल्कुल। तो रिपोर्ट ही असली इंटरव्यू है पेपर 2 का, अगर मैं कहूँ तो रिपोर्ट को अच्छे से, थोड़ा अच्छे वर्ड, अच्छे वोकैब, अच्छे फॉर्मल भाषा में लिखते हैं बस, और कुछ नहीं है। सारी W फैमिली को कवर करते हैं, काफी है। राइट। अच्छा, प्रेसी के लिए इन शॉर्ट बता दीजिए क्या गलतियां कर जाते हैं बच्चे। कि प्रेसी में जैसे कि एक चीज हमने सुनी है कि आपको कॉपी नहीं करना एग्जैक्ट पैरा से उठा के। सो उस पे अपना टेक बताइएगा, और क्या गलती हो जाती है बच्चों से प्रेसी में। गलती यही होती है क्योंकि टाइम प्रेशर तो होता है पेपर 2 में, टाइम तो बहुत राइट। कम। तो आपने अगर आपने पैसेज पूरा पढ़ा, कॉम्प्रिहेंड किया, या तो आप बहुत ही हाई थिंकिंग एबिलिटी वाले हैं कि अरे बहुत जल्दी आपने समझा, कॉम्प्रिहेंड किया, बहुत जल्दी आपने लिख दिया बिना सोचे समझे। और मैं अपने लेवल पे बताता हूँ, मैं पैराग्राफ वाइज कॉम्प्रिहेंड करके पैराग्राफ वाइज पे प्रेसी लिखता था। 1/3 में प्रेसी लिखनी है हम्म। तो मैं सोचता था कि हाँ पैराग्राफ वाइज इसको डिकोड करके लिखूंगा। गलती जो करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि पैराग्राफ वाइज तो लिख रहे होते हैं, वो जो लेसर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत कम मतलब बहुत बहुत ही कम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पैराग्राफ में, उनको भी तवज्जो देके प्रेसी में लिखना चाहते हैं। अब मान लो वो अपनी भाषा में ही लिख रहे हैं, अपने अनुसार ही लिख रहे हैं, लेकिन प्रेसी तो 1/3 से ऊपर हो जाएगी। तो हम्म। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पकड़िए। पहला पैसेज अलग अलग होते हैं प्रेसी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पकड़िए, उसमें उनको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। कॉपी तो करना नहीं है। अगर कॉपी भी करना है तो आप बीच में 1-2 पॉइंट्स तो कॉपी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके 5 पॉइंट्स लिखे और आपने 4 पॉइंट कॉपी कर दिए, 1 पॉइंट अपनी मर्जी से लिख दिया। तो चार मतलब 1 पॉइंट तो कॉपी कर सकते हैं। टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, ऐसे इतने आराम में नहीं बैठे होते जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सोचने का वक्त नहीं है।
लेकिन हाँ, एक दो पॉइंट कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर दो, लेकिन ओवरऑल रेसी आपकी मन की होनी चाहिए, जो मन से आप हम्म। लिखना चाह रहे हो, फिर तो आराम से हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन है, आप तोड़ लो, बस पैराग्राफ्स को तोड़ लो। अगर पैराग्राफ भी समझ में नहीं आ रहा तो तीन तीन चार चार लाइन को तोड़ लो, और एक एक लाइन अपनी बना लो उस अनुसार, उतने से अच्छा, पैसे हो जाएगा। तो थैंक यू सत्या। अभी इस वीडियो को तो यहीं पर रखते हैं, बाकी इंटरव्यू सीरीज पे भी हम एक बनाएंगे, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेंगे पूरा। तो थैंक यू, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।